कहा आमिर ने लाओ तो मुझे आईन दिखलाओ। कहा आमिर ने लाओ तो मुझे आईन दिखलाओ, तो उसका मुतमिद हीले से आईना उठा लाया। अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। और आज एक मरतबा फिर निज़ाम इंसाफ में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के अज़ खुद नोटिस केस नंबर 2 की आज तीसरी समाअत थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालती निज़ाम के वो जो एक सर्वे आया था कि 130वें नंबर पर है दुनिया में, उस हवाले से भी अपने मौक़िफ़ जो था उसकी वजाहत की है। और दूसरी तरफ जो आज इस समाअत के अंदर इश्यूज़ जो हैं वो ज़ेर समाअत आए, वो एक तो ECL की पॉलिसी थी और FIA के ज़ेर तफ्तीश हाई प्रोफाइल केसेस, और बिलखसूस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं। एक तो ये है कि चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ज़रिए एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र है और हम चाहते हैं कि चेयरमैन नैब के ओहदे के ऊपर कोई एक्सटर्नल एलिमेंट जो है उसका इन्फ्लुएंस ना हो। अब इसका एक तनाजुर है, जो अपने सर से पाँव वाले चेयरमैन नैब हैं उनके हवाले से जब तकर्री हुई तो एक बिजनेस टाइकून का नाम जो है वो बहुत आया था। तो शायद इस मरतबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इशारा उन्हीं एक्सटर्नल एलिमेंट की तरफ है। उसमें एक अदालत ने कहा है कि काबिल और अहल शख्स हो और सिस्टम से बाहर से उसके ऊपर जो है ना वो कोई मसला ना हो। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि नैब एक की अपनी एक अहमियत है और उसमें के हवाले से जो कानून साजी है उसके ऊपर अदालत नज़र रखे हुए है, और जब वो हमारे पास आएगा तो हम मौका मिला तो हम उसको ज़रूर देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ठीक है, ये बात ठीक है कि वो कोई ड्रैकोनियन इख्तियारात नैब के पास हैं, लेकिन उसकी एक वजह भी है। 1999 से जब नैब बना और 2022 तक इसको मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग नून की भी, पीपल्स पार्टी की भी, और ये ख़त्म नहीं किया गया था। बहुत हैरत हुई जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से एक आमिर के दौर के बनाए गए इदारे को बरकरार रखने के हवाले से कहा गया कि वो इसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब ये एक देखते हैं कि क्या इसकी नहज क्या निकलती है। तो आज ये तो बड़े बड़े 3 इश्यूज़ थे। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपनी ECL की पॉलिसी, ECL से नाम निकालने का दिफा किया। उस पर अदालत की तरफ से उनसे बहुत सारे सवालात पूछे गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से बिलखुसूस जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, और फिर जो मुकदमात थे जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, और एक अहम ऑब्जर्वेशन जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से भी आई, और वो ये थी कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं इनका रिकॉर्ड सरबमोहर करके महफूज किया जाए। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नासिर साहब, ये छोटी सी ऑल्दो के ये समाअत हुई है और उसमें अदालत ने ये कहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये ECL के जो मामलात हैं आप इनको खुद ही दुरुस्त कर लें तो बेहतर है। हमने कोई ऑर्डर दिया तो फिर वो उससे गवर्नमेंट को इनकन्वीनियंस होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो कि माली मसाइल का हल है का शिकार है पाकिस्तान, और वो बाहर, यानी मिफ्ता इस्माइल वगैरह के नाम की बात हो रही होगी ना, तो ये लोग जो हैं बाहर माली मुश्किलात से निमटने के लिए, मुल्क को निकालने के लिए वो भी कर रहे हैं। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनाब एक मरतबा फिर वही कि हम किसी शख्स को सज़ा देने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए हमने यह खुद नोटिस नहीं लिया, हमारा मुद्दा वही है पूरा निज़ाम इंसाफ। अब उसमें नैब लॉज भी आ गए, नैब के इख्तियारात भी आ गए, FIA की प्रोसिक्यूटर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी आ गई, और नैब ECL से नाम निकालने का जो कि प्योरली एग्जेक्टिव फंक्शन है वो भी जो है ना वो सारा कुछ है। अदालत किसी भी किस्म का कोई ये तासुर नहीं दे रही कि वो किसी इंडिविजुअल मुकदमे को टारगेट कर रही है, लेकिन तफसीलात वही मुकदमात हैं। शुक्रिया कयूम साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस पूरी प्रोसीडिंग से एक ही इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है जो कि नहीं क्रिएट होना चाहिए, और वो ये है कि गवर्नमेंट जो है की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर गवर्नमेंट को टाइम हो गया होता
साल, 1.5 साल, 2 साल तो चलो बात समझ में आती, अभी महीना ही हुआ है। तो ये इम्प्रेशन खासतौर पे ये कहना कि जितने भी केसेस हैं हाई प्रोफाइल केसेस, उसके जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर रिकॉर्ड गुम हो जाए तो अ, ये इम्प्रेशन कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने आप को, हम पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये इम्प्रेशन तासुर जाना ही नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। ये एक लॉजिकल जो उसकी प्रोसीडिंग्स होती है वो होनी चाहिए। देखें, अगर जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस है, जो भी प्रोसीजर है, वो अगर ट्रायल कोर्ट उसको देख रही है तो ज़रूरत नहीं है इंटरफेरेंस करने की। किसी भी सुपीरियर कोर्ट को 10A आ जाता है, आर्टिकल 10A, आर्टिकल ड्यू 10 प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस है। ये देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है ना, ये आम कोई स्टैट्यूटरी लॉ तो नहीं है ना। तो ये बहुत, ये तो सबसे नासिर साहब क्या तासुब क्यों, मतलब है कि देखें वो पहले भी ये कहा गया कि जनाब 4,000 में से 3,500 लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं। आज बताया गया FIA की तरफ से, बल्कि आमिर रहमान साहब जो है उन्होंने बताया कि शायद 30 लोगों के ECL से नाम निकले थे 174 में से, और उसमें से 23 लोग जो हैं वो वापस आ गए, कोई 8 हैं कि शायद नहीं 7 है, वो एक नाम वो अभी दोबारा तक है। वापस नहीं है। वो हाँ। अभी, वापस नहीं आए। लेकिन 4,000 से शुरू हुई थी ना, फिर 3,000, उन्होंने कहा था 4,000 के लिस्ट में से 3,000 के नाम है, फिर 174 में अब 23 and 7 आ गए। तो मेरा मतलब है ये तासुर सारा गलत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्यों दिलचस्पी ले रही है? वो ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ एडवाइजर्स की अपॉइंटमेंट पे। हाँ, अगर किस अच्छे किस्म के लोग एडवाइज़र आप। होंगे हाँ। तो आपकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस भी अच्छी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 4 साल हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अभी पिछले अब 4 साल में तो जाहिर है फरिश्ते उतरे हुए थे ना पाकिस्तान नहीं, के देखिए, सेंसर हमें में। इस तरह की साहब थे। हाँ, बुज़दार साहब थे, नहीं, मेरा प्राइम कहने का मिनिस्टर मतलब है थे, कि क्या शहबाज ज़रूरत गिल नहीं साहब है थे, इस तरह की बातें करने की। ये हम जस्टिस जवेद इकबाल साहब। देखिए, हम किसी पॉलिटिकल चार से पार्टी को पाँव तक। सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरा कहने का ये मकसद है कि बेजा जो है इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। ऑल्दो सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने ये ज़रूर कहा है। नासिर साहब, आपको लगता नहीं कि ये निज़ाम इंसाफ के नाम पे जुडिशल ट्रोलिंग हो रही? देखें, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है क्या? कि हम किसी भी एग्जीक्यूटिव मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करना अच्छा, चाहते। चलें, ठीक हो ये गया, उन्होंने- आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मान गया, मैं इत्तफाक कर गया आपकी बात से। अच्छा असनाद साहब, ये बताइए ये जो बिलखसूस आज उन्होंने कुछ स्पेसिफिक केसेस का भी उन्होंने कहा कि एक का नाम हमने निकाला था, वो आपने कैसे ECL में डलवाया था सुप्रीम, वो कैसे निकाल दिया? डॉक्टर डिंशिया की शायद बात जी हो रही। जी। और फिर एक और मुकदमे की भी बात की, उन्होंने कहा कि मनशियात का, मैं ये देख रहा था तो मनशियात का जो है वो एक केस आया और उसने कहा कि जी ये झूठा बोगस केस है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को ये कह रही है, नैब प्रोसिक्यूशन को, कि जो कदीम तरीन मुकदमात हैं जिनमें चल नहीं रहे हैं और सारा कुछ है, आप इनको क्यों खाम में लटकाया हुआ है, और आप उनको जो नहीं है तो ख़त्म करें आप उनको। हैरानगी। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं आपको ब्लैंकेट कवर नहीं है इसमें। नहीं, मेरा ख्याल है कयूम साहब, मुझे तो हैरानगी वो हुई कि कहते हैं इंडिविजुअल केस नहीं, यहाँ साद रफ़ीक साहब का मुनीब अख्तर साहब ने नाम लेके कि जी वो कैबिनेट में बैठे थे, उन्होंने ये रूल्स अमेंड किए। क्यों, उनकी कोई साकिब निसार साहब से लड़ाई है इसलिए? वो चने, आपको पता है ना, एक बैकग्राउंड है हर, आप कहते हैं जजेस का नाम ना ले, लेकिन हर जज का एक बैकग्राउंड है, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। जब हम लिखते नहीं हैं तो इसमें साद रफीक के नाम से क्या हिस्ट्री? मैं अब क्या देखें, साद रफ़ीक वो लोग हैं ना, एक तो उनको जो जजमेंट दी ना मकबूल बाकर साहब ने, वो आपको पता है उसमें क्या उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई और ये वो, और मकबूल बाकर साहब की आखिरी स्पीच भी पढ़ लें कि किस हवाले से थी कि जी जो सीनियर जजेस हैं उनका एहतराम भी किया जाए, तो वो किन को वो इशारा कर रहे थे। तो साद रफ़ीक वही भी हैं जिन्होंने लोहे के चने की बात की। एक दफ़ा उन्होंने साकिब निसार साहब को हाथ नहीं मिलाया, वैसे कोरोना के टाइम था, तो ये भी बात। तो मैं हैरान हो गया कि जिस तरीके से प्रोसीजरल लैब पे आज सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो साकिब निसार साहब का जस्टिस मुनीब से क्या ताल्लुक? मैं अब वो नहीं, तो रिटायर्ड हैं, वो हैं। बस अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखें, बात यह है कि जो आज मुझे वाज़ेह लगा कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल बड़े मतलब केयरफुली चल रहे थे, और उन्हें एक दफ़ा जब जैसे मुनीब अख्तर बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए, और जैसे मोहम्मद अली मज़हर ECL पे कि जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और दूसरा ये क्या माजी में इतलाक़ होगा, नैब से पूछा क्यों नहीं। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो तो यही कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनकी गाइडलाइंस के अंदर के नकलो हमल को नहीं रोका जा सकता। जी जी। और नकवी साहब, जैसे मज़हर अकबर नकवी साहब, उन्होंने भी एक जो है वो कहा कि आपने ये कहा कि जी ECL पे जो नाम है, जो ये राइट है नहीं, जो बाहर जाना है
हाँ, वो ये fundamental फंडामेंटल right है। राइट, तो ये क्या है, तो अटॉर्नी जनरल के उनके आपस में जी जी थोड़ी अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि मैंने कहा है राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट इज अ फंडामेंटल राइट, और उसमें बाहर जाना उसमें शामिल है। हाँ अच्छा, वो मेरी समझ में जब ये मुनीब साहब ये कर रहे थे और ऐसा बड़ी लग रहा था nitty-gritty में कि जाके जैसे जिरा conflict नहीं of होती, interest की जिरा बात कर नहीं रहे होती, थे। मैं मुझे हाँ, ये शख्स क्यों था, वो ये शख्स क्यों नहीं था, वो ये नहीं क्यों था, बैठा ये हुआ था। प्रोसीजरल लैब सुप्रीम कोर्ट। अच्छा देखिए ना इसका कॉन्सिक्वेंस, लेकिन वो दोबारा मुनीब अख्तर साहब ने अच्छा, फिर ये भी कहा था कि जब ये हो रही थी ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही थी, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि आप जैसे प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ईसीएल के ऊपर था, शहबाज अच्छा शरीफ साहब उन्होंने का। ये भी कहा अब कि ऐसे लोग भी वज़ीर-ए-आज़म के बगैर तो नासिर नहीं साहब rules amend हो सकते, कैबिनेट उन्होंने का ये इजलास भी नहीं हो कहा सकता। कि कैबिनेट में ऐसे लोग भी हो सकते थे जिनका नाम ईसीएल में ना। हाँ अब मैं देखें, बात यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, नैब जवेद इकबाल साहब को और इमरान तो खान शहबाज साहब शरीफ साहब को का चाहिए ना कि यार एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में डालें और कहें सर जरा कैबिनेट के अरकान के नाम दे दें। अब वही। अच्छा फिर ये हुआ कि मैं कह रहा हूँ जो बताना चाह रहा था कि जब जजेस 3 जजेस फोकस कर रहे थे, ग्रिल कर रहे थे इसी चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब, उन्हें समझ आ गई कि ये ज़्यादा चीज़ों में जा रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ हम नहीं पकड़ रहे, हम तो मछलियाँ पकड़ने वाली बात है कि कोई इधर से कोई चीज़ है लेकिन कोई Fishing चीज़- नहीं कर रहे। मतलब है कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी आपको टाइम देते हैं, आप रिव्यू करें। अब बात यह है कि बंदयाल साहब ने उन्होंने कहा कि सुप्रीम एक कोर्ट हफ्ते का चलानी time देते हैं है, आपको। सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब ने चलानी है, मुनीब अख्तर साहब ने नहीं चला, मतलब चीफ जस्टिस हैं वो, उन पर जिम्मेदारियाँ हैं। 3 जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, 5 जजेस की असामियाँ खाली हो रही हैं, और एक चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा ये है कि वो डिले हो रही है अपॉइंटमेंट। वजह आपको भी पता है कि जो वहाँ जुडिशल जो कमीशन पिछले उसमें की में थी। कंपोजिशन है, अगर वो हुकूमत के हवाले से इतना टफ टाइम देंगे और उनको चलने भी नहीं देंगे, आपका क्या ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा? सुप्रीम कोर्ट की 5 अपॉइंटमेंट पे जो जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी मेंबरान है, उनका व्यू जो बार वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें, और जो बहुत से जजेस जो जूनियर हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा जूनियर हैं ताकि हमारा नाम दब जाए, क्योंकि जब बात है कि जी 4 ये 5 अपॉइंटमेंट है ताकि इतनी ज़्यादा जूनियर आ और जाए। फिर उसी पर्सपेक्टिव में जस्टिस काजी फईसा का लेटर जो अभी आया वही वो मैं भी कह रहा आपके हूँ सामने कि अब हुकूमत जो है ना, हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि उनके पास भी कार्ड है, उनके 2 वोट हैं, अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर, बार का मेंबर भी है, जस्टिस काजी फैसल भी हैं, जस्टिस सरदार तारिक भी हैं, जस्टिस मदर अलमी खेल साहब अभी पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो है वो जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी, उनके पास है। और वो एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्टिस आयशा के वक्त यही पे बात हुआ है कि बंदयाल साहब, उनका नाम मुस्तरद हो बंदयाल गया था साहब जो पहले मेरी असेसमेंट है कि वो उतनी टेंशन नहीं लेके जाना चाह रहे ताकि उनके अपने अफेयर जो है इफेक्ट हो, उनको नाम उन्होंने इनिशिएट करने हैं। अच्छा चलें अब आगे आ जाए नासिर साहब। और ये चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट पे हाँ हाँ जो बात हुई, वहाँ भी मैं देख रहा था कि एक जज साहब, चीफ साहब के कान में उन्होंने बात की, फिर उन्होंने ये बात की कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी को लाएंगे और ये करेंगे। मैं ये समझ नहीं आ रही कि नैब ऐसा इंस्टीट्यूशन क्यों कि उस पर इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा करती। वजह क्या है कि सियासतदानों को काबू करने के लिए एक ही इदारा है, जस्टिस मकबूल नैब है। बाकर की जजमेंट के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वही मैं, और ओपन सीक्रेट है, और एक माइंड सेट है हमारे पूरे पाकिस्तान में, और इस्टेब्लिशमेंट में भी, जुडिशरी में भी, और भी हर जगह, जो समझता है कि ये जो सियासी हैं ही करप्ट होते हैं, और वही माइंड सेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप ठीक। कयूम साहब, नासिर देखिए, साहब, दो बातें छोटी सी कर दूं। जब ये हेयरिंग चल एक रही तरफ थी, आप कहते हैं कि मुख्तसर हाँ, करना है नहीं, और फिर वो दूसरी ज़रूरी तरफ होती है ना, क्योंकि आप बोलने लस्सी नहीं खोलते देते रहते हैं। ना, बोलने नहीं देते ना। जब और ये hearing आपने हुई- लोग रखे हुए नहीं पीछे जो नीचे कमेंट करते हैं कि नासिर साहब को बोलने दें, नासिर साहब को बोलने दें। जब हेयरिंग चल रही थी ना, तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि ये ट्रायल कब ख़त्म होगा, मुझे बताइए, इस तरह का इंप्रेशन जा रहा है। मैं यही चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस को ड्रैग ही ना किया जाए ना, कि कंट्रोवर्सी जन्म लेती ये बात है। तो आपकी आ गई ना नासिर अच्छा, साहब, मुझे एक बात बताएं। दूसरी बात ये कि जो पैट्रियट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक का चीफ जस्टिस कहे कि हाँ ड्रैकोनियन इख्तियारात हैं, लेकिन उनकी कोई वजह है। नासिर साहब, मैं तो मेरे एंटेनास जो है ना वो खड़क रहे हैं कि तो यार इसका आपको मकसद क्या था? देखें, आपको याद नहीं है जब पैट्रियट्स बनी थी, क्यों बनी थी? नैब को इस्तेमाल करके बनी थी ना, मुशर्रफ दौर के ज़माने में, जो पीपल्स पार्टी से तोड़ा गया था पॉलिटिशियंस को। ये वो जो मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने सब कुछ ठीक लिख दिया कि पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए होता है। पिछले दौर में क्या होता रहा, जो बंदा स्टेटमेंट देता था गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसके पे नैब एक्टिव नहीं होती थी। नासिर साहब, मुझे तो जिस तरह से लग रहा है कि जैसे ये हसनात स्टोरियाँ दे रहा है, जस्टिस मकबूल बाकर को चेयरमैन नैब के ओहदे के लिए कंसिडर किया जा रहा है। अगर ब्रदर जजेस के अपने ताल्लुकात और वो जैसा भी इसने कहा और उनकी स्पीच को देखा जाए, तो जस्टिस मकबूल बाकर को तो यहाँ से बड़ा सख्त टफ टाइम मिलेगा फिर। नहीं, वैसे अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे और हमारा ये ख्याल था, खैर
अपनी अपनी ओपिनियन है कि इसमें ब्यूरोक्रेट ही को अपॉइंट करना चाहिए। आपको याद है कमर जमान साहब 5 मेंबर बेंच था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब वो कर रहे थे हेड, और उनके सामने उन्होंने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी थी, अपने ग्राउंड नहीं छोड़ा था। इसी तरह जो इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर साहब, वो भी एक ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने भी, आपको याद है कि सेनेट के जो इलेक्शन में कितना ग्रिल किया गया था, लेकिन अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा ये गया मुझे था। बताएं कि पनामा केस से लेके अब पनामा भी का 2016 केस से चल के और अब तक आ गया, ये जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का कोई टिपिकल माइंडसेट है कि वो मुकदमात सारे यहाँ पे, उसका रिकॉर्ड हाई प्रोफाइल मुकदमात का जो 1 अरब से ज़्यादा है, मतलब 43-44, वो जो DGFI ने बताया कि तकरीबन 43 के करीब केसेस हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड मंगवा के रखने से मुझे सुप्रीम कोर्ट को क्या फ़ायदा है, मुझे ये समझ नहीं मैं आया। इस एक और साहब का कमेंट बता देता हूँ, जो उन्होंने बाहर नाम, ज़ाहिर है नाम क्या लेना, वकील साहब थे, उन्होंने कहा था अकामा ढूंढने की कोशिश हो रही है। तो ये कहने का मकसद और है कोशिश। एक और कोशिश। तो ये देखें ना, इंप्रेशन गलत जा रहा है ना इस तरह के, ये बड़ा मतलब अच्छा नहीं है ये। लेकिन एक जो कयूम साहब बात ये कि नैब लॉ में अब रह क्या गया, इमरान खान साहब ने उसमें बिजनेसमैन भी हटा दिए, निकाल दिए, सिविल सर्वेंट भी निकाल दिए। अच्छा, अब- उस वक्त- अच्छा, उस वक्त नहीं। जजेस पहले भी फारिग हैं, जनरल फारिग हैं, अब सिर्फ सियासी रह गए हैं और नैब रह गई। अब कहते हैं कि हम इसका रोल मिनिमाइज नहीं होने देंगे, उसमें रह क्या गया है। और साथ में ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि अगर आपके ऊपर कोई गैर सियासी, आप पे सियासी दबाव डाला जाए किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने के हवाले से, तो आप हमें चिट्ठी लिखें, वो देखिए हम फिर मेरा क्या ख्याल है करते हैं। बशीर मेमन ने कहा हुआ है कि मुझे क्या? कहा था, उस पर सो मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि माजी में बशीर मेमन को किस तरह कहा गया कि फलां का केस बनाओ, वो तो जस्टिस काजी फाई साहब पे केस बनाओ। तो कुछ नहीं हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतनी चीज़ें अब ओपन हो रही हैं, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे जिम्मेदारी इस वजह से है कि वो चीफ जस्टिस हैं, 1 साल उन पे है, और मेरा ख्याल है उन पे सबरों को एतमाद है कि वो इस तरह का नहीं होने देंगे कि कोई किसी के एजेंडाज को जो है ना तकवीयत होगी, और जिस तरह हो रहा है। और कयूम साहब, माजी में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस की थी तो क्या हुआ था, आपको भूल गए? कौन सी? $5.9 बिलियन का स्लैब लगा है 6.2 बिलियन, 1 बिलियन रिकॉर्ड के अंदर, $5.9 बिलियन। वो टोटल वो करके 6.2 के करीब आ गया था। चले मतलब वो रिकॉर्डिक में लगा, उसके बाद कारके में बड़ी मुश्किलों से हमारी जान बची है, वो भी अच्छा लेकिन खासा। नासिर साहब, ये अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हों जिन लोगों के ऊपर, आप उनको निकाल दें बाहर, तो चले करप्शन जाएं, ये के कर जो लें, वो इल्ज़ाम कर वो लें। साबित भी तो करें ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, आर्टिकल 10 फिर निकाल के ख़त्म कर दें कॉन्स्टिट्यूशन से। देखें, आप और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि ऐसे मुकदमात जिनके अंदर प्रोसिक्यूशन का मवाद ही नहीं है, तो उन मुकदमात को लटका के रखने से क्या है, उसका उल्टा जुडिशल सिस्टम के ऊपर, क्रिमिनल जुडिशल चीफ जस्टिस सिस्टम पे साहब ने दबाव और आता भी है। ऑब्जर्वेशन दी है कि नैब का लॉ अब्यूज़ नहीं होना चाहिए सिर्फ पनिश करने के लिए। बेशुमार लोगों के खिलाफ आप केस बना देते हैं, ना कोई उनके पास एविडेंस होता है, ना कोई विटनेस के नासिर रिकॉर्ड साहब, होता है। जब इन्हीं अदालती अहकामात की तनाजुर में पार्लियामेंट नैब लॉ को में तरमीम करती, तो कहते हैं कि हम नजर रखे हुए हैं, हम देखते हैं कि तुम कैसे तब्दील लेकिन करते बहरहाल हो। और ड्रैकोनियन पावर्स की होने की एक वजह है। नहीं, दूसरी लेकिन बात कयूम ये है। साहब जो मर्जी कर लेना, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, वो इख्तियार आप उससे नहीं ले सकते। वो ऐड करे मजीद या उसको मजीद माइनस करे। नासिर वो साहब, ये अगर इख्तियार नहीं ले हसनात साहब, सकते। अगर आज की जो प्रोसीडिंग है उसको मैं एक और बड़े तनाजुर में देखूं, तो लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, जी, और दूसरा ECL या दूसरे मामला जो प्रोसिक्यूशन, ये एग्जेक्टिव का है, जी, जी, और एडजुडिकेटर सुप्रीम कोर्ट है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इन दोनों तरफ जो है वो उसको टारगेट की हुई है कि हमने नजर रखी हुई है, हम देखेंगे कैसे वो करेंगे। बात ही वही मैं कह रहा हूँ, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के लगाने हैं, चेयरमैन नैब, आप समझे सारी नहीं, बात। ये सिर्फ 5 जजेस की बात नहीं है नहीं, यार। देखें, बात मैं अभी बात फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस कयूम साहब ना हो तो क्या, मेरा ख्याल है 1/3 सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी, जो हालात बन रहे हैं और जो एक जगह डेड लॉक की सूरत हाल बन रही है। अख्तर हुसैन साहब को भी कहा गया है कि मिलें आप चीफ जस्टिस साहब से, और भी 1-2 मेम्बरान को कहा कि हेल्प करें। बात यह है कि मैं इस चीज़ को आप ओवरलुक कर रहे हैं। अब नजरअंदाज नहीं की दूसरी जा बात यह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आप मजबूत कर रहे हैं, और कहते हैं रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में। एतमाद आपको लोअर जुडिशरी पे भी इस तरह होना चाहिए कि सिस्टम आपको अपने वही मैं प्रोसिक्यूशन, कह रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी लोअर कोर्ट्स के ऊपर और सबक कोई सुप्रीम एतमाद कोर्ट नहीं। माजी से लेना चाहिए। NRO केस
पनामा केस, दोनों मॉनिटर किए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जरदारी साहब फिर असम्बली में बैठे हैं, नवाज शरीफ की अगर जिस दिन साकिब निसार साहब ने अभी भी इस्लामाबाद 3 दिन सुना रह के गए, और मैं नहीं कहता कि किन असाइनमेंट, अच्छा वो 2-3 दिन खामोश, ये देखिएगा वो ख़त्म हो जाएगा, मरीम नवाज की भी कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी। देखें फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट की बदनामी होती है जब सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती। और ये अब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी भी साथ नहीं है इस अप्रोच के साथ, इन ज़िम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, मीडिया भी आपके साथ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आपकी जो 184 का जो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप इफ्तिखार चौधरी से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वहाँ वो NRO में कुछ नहीं हो सका तो यहाँ क्या होगा, मैं ये समझ रहा हूँ। और जो ये आज चीज़ें थी कि प्रोसीजरल ECL पे वो दोबारा कैबिनेट मीटिंग कर लेंगे, साथ रफीक नहीं बैठेंगे। चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा कि आप इसको करेक्ट कर लेंगे दोबारा। वही लेकिन इजलास उन्होंने बुला रास्ता के। दिया कि आप एक हफ्ते के अंदर ये जो भी प्रोसीजरल लैप्सेस हैं वो कर लेंगे कैबिनेट, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। तो और देखें दूसरी बात ये कि जो मर्जी कर लें, प्राइम मिनिस्टर ने ही हेड करना है ना कैबिनेट। नासिर साहब, आज की आपके ख्याल में हाईलाइट क्या थी? मतलब DG FIA भी पेश हुए और DG FIA ने को भी ये इजाज़त मिल गई है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको नहीं तब्दील कर सकते। हाँ, उन्होंने कहा डायरेक्टर रीजनल लगाना है मैंने लाहौर का, तो उन्होंने कहा हाँ ये आप कर सकते हैं। और वो ये भी देखें ना कि जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे जो उनमें रिमूवल है, ये मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, वो पिछली हुकूमत करके गई है। ये ना तो रिपोर्ट भी दी है। नासिर साहब, मैं फिर एक और आपको बात बताऊं, जब डायरेक्टर लीगल आज पेश हुए FIA की तरफ से, उनके बारे में ये है कि उनको सनाउल्लाह अब्बासी जो पिछले DG FIA थे उन्होंने लगाया था ये SP हैं, पुलिस ग्रुप से हैं और इनकी लॉ की कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है, अब वो डायरेक्टर लीगल हैं, ये पिछली हुकूमत ने लगाया। अब देखें ना, अब इनको अब रिमूव करके तो दिखाएं ना ज़रा। तो देखें जितना सिस्टम देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में शहजाद अकबर भी सारी मॉनिटरिंग करते रहे, सुपरवाइज करते रहे ना सारे, लेकिन कन्विक्शन इंश्योर नहीं हो सकी। मकसद क्या था? उनको सिर्फ बाजू मरोड़ना और उनसे फ़ायदे यानी सियासतदानों से काम करवाने, लेजिस्लेशन करानी, कन्विक्शन इंश्योर नहीं। उन्हें पता है कन्विक्शन इंश्योर हो गई तो ना इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा ना किसी और को फ़ायदा होगा। तो अब ये भी मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को ये परसेप्शन ख़त्म होनी चाहिए कि सियासत की शेप जो है सुप्रीम कोर्ट 184(3) में करती है। जो माजी से हर कोई मामला आता है तो वो 184(3) में, अब रिकाउंटिंग की जो 63A में जो ओपिनियन है, आपको पता है कि इसमें हुकूमत कितनी इफेक्ट हो रही है। पंजाब हुकूमत तकरीबन पैरेलल होगी, उसमें पैरेलाइज है। वहाँ अब आप किसी टाइम पे भी वहाँ कुछ हो सकता है। यहाँ भी एक बाप पार्टी, बाप का बाप इधर हो जाएगा तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इस परसेप्शन को ख़त्म, सारा कुछ परसेप्शन पे चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी परसेप्शन ठीक करनी होगी। जजेस की अपॉइंटमेंट और कंपोजिशन ऑफ बेंच, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, कोई रूल्स बनाने होंगे, अदरवाइज सवालात उठेंगे और ज़्यादा उठेंगे। और फिर आखिर में यही होगा कि भाई जो कुछ नहीं किया तो फिर साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी या गुलजार साहब उनका अंजाम देख लें फिर। और अख्तर हुसैन साहब ने तो एक जो लेटर लिखा उसमें यही कहा है कि जब तक अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे रूल्स कमेटी में मीटिंग होनी नहीं चाहिए जुडिशल कमीशन की। डेडलॉक है, डेडलॉक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का। तो आज जो आज खुद नोटिस नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी लार्जर बेंच, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसकी सरबराही कर रहे थे। दाएं जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन, बाएं जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के बाएं जानिब जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर की लेफ़्ट साइड पर बाएं जानिब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस पर मुश्तमिल था। और जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी रिमार्क्स ज़रूर आते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते रहे कि अदालत एग्जेक्टिव के मामलात के अंदर मुदाखलत करना नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि आप ख़ुद ही अपनी गलत इक़दाम जो हैं या अगर वो हैं जो ऑब्जर्वेशन दी हैं उसमें उसको दुरुस्त कर लें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हाई प्रोफाइल केसेस जो कि 1 अरब से ज़्यादा कैटेगराइज़ किया आज DGFI ने कि 1 अरब से ज़्यादा की करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से जो है वो। लेकिन फिर एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब वो इस केस को देख रहे थे, पढ़ रहे थे फ़ाइल, तो उन्हें वो याद आया कि एक मुनशियात का केस था जिसमें जो है वो हेडलाइंस लगी थी और जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा गया तो उसने कहा कि बोगस केस ये है, बनाया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस ये नहीं बताया कि वो बोगस केस का बयान देने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ क्या हुआ।
तो दूसरी तरफ जो है आप देखें कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और एग्जीक्यूटिव का काम अपने इंतज़ामी अमूर जो हैं उसको सब देखना है। तो इन दोनों के हवाले से बड़ी एक बारीक सी लाइन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है ये 1843 का उनका इख्तियार है जिसके तहत यह खुद नोटिस है। तो हम देखते हैं कि ये बैलेंस जो है वो किस तरह से कायम रखा जाता है, क्योंकि इमरान खान, तासुर यही है कि इमरान खान साहब के हवाले से अदालत जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है, लेकिन जैसे ही एक वो नाम हटते हैं या हुकूमत हटती है तो फिर वो जुडिशल रिस्ट्रेंट जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म के अंदर तब्दील हो जाती है। और कानून के हवाले से चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स कि हम नज़र रखे हुए हैं, जैसे ही मौका मिला हम उसको देखेंगे, बिल्कुल ज़रूर देखिए। लेकिन इस मौके के ऊपर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज एक शेर पढ़ा, वो शेर सुनाकर हम जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे। शेर अर्ज़ है कि कहा आमिर ने लाओ तो मुझे आईन दिखलाओ, कहा आमिर ने लाओ तो मुझे आईन दिखलाओ, तो उसका मोतमिद हीले से आईना उठा लाया। शाराए दस्तूर से अब्दुल कयूम सदीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।